नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज के प्राइम टाइम बुलेटिन में। मैं हूं दीपक मिश्रा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की और सबसे पहले बात करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग की, जिसका आज 11वां दिन है। और 11वें दिन रूसी सेना ने यूक्रेन के खार्किव में रॉकेट दागे, रॉकेट से हमला किया। खार्किव में न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर गोलाबारी की रूस ने। विनित्सिया शहर पर भी 8 मिसाइल से हमला किया। जेलेंस्की एयरपोर्ट पूरी तरह से रूस ने तबाह कर दिया है। यूक्रेन और रूस के बीच 24 फरवरी को शुरू हुई जंग को 10 दिन बीत चुके हैं और आज 11वां दिन है। और आज इस युद्ध का 11वां दिन है। राजधानी कीव, खार्किव सहित अन्य शहरों में रूसी हमले अभी भी जारी हैं। इसके चलते यूक्रेन के गैस ट्रांसमिशन सिस्टम के 16 गैस सप्लाई स्टेशनों को बंद कर दिया गया है। रूस यूक्रेन जंग की वजह से अब तक 15 लाख यूक्रेनी नागरिक देश छोड़ चुके हैं। हम रुक करेंगे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट शैलेंद्र सिंह राजपूत जी का, हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, लगातार जंग के जो हालात है वो ठंडे हो ही नहीं रहे हैं। पोलैंड में सबसे ज्यादा लोगों ने शरण ली है, कई नागरिक देश छोड़कर जा रहे हैं। रूस मानने को तैयार नहीं है और यूक्रेन भी आसानी से जंग में हार मानता नजर नहीं आ रहा है। कैसे देख रहे हैं आप इस जंग को? देखिए, अब जो जंग है वो इस बात पर निर्भर करती है कि रूस कितनी जल्दी इन शहरों पर कब्जा करता है। क्योंकि अभी तक देखिए, अब जो फायर है वो मिसाइलों से ही, आर्टिलरी फायर भी बुरी तरह खुला नहीं गया है। जब आर्टिलरी फायर खुलेगा उसके बाद संभावना बनेगी कि जो आर्मी है रूस की वो शहरों में प्रवेश करे और शहरों में कब्जा करे। लेकिन रूस की कोशिश यही है मेरे ख्याल से कि जिस तरह से शहरों को चोक किया जा रहा है, मतलब उसकी बिजली, पानी, इंटरनेट की सुविधाएं ये काट के दबाव बनाया जा रहा है कि वो शहर सरेंडर करें। लेकिन अभी तक कई शहरों से उसको रिटेलिएशन मिल रहा है। यही वजह है कि रूस लगातार इस बातचीत की पेशकश एक तरह से इनडायरेक्टली भी कर रहा है। आज भी जब पुतिन ने ये कहा है कि अगर वो शर्तें माने यूक्रेन तो बातचीत हो सकती है, युद्ध खत्म हो सकता है। लेकिन जहां तक जेलेंस्की का सवाल है, वहां से लगातार इस तरह की बातें की जा रही है कि युद्ध, उसमें ये संभावना कमी नजर आ रही है कि यूक्रेन अभी हथियार डालेगा। देखिए, अब इसमें जहां तक अभी तक रूस ने जो ये जरूर कहा जा रहा है कि 10 दिन हो गए, 11 दिन हो गए, लेकिन रूस बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन आप अगर ध्यान से देखें तो अभी तक सिर्फ मिसाइलें फायर की गई है। इवन एयरफोर्स का इस्तेमाल भी रूस ने ज्यादा नहीं किया है। तो अभी तक सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर नुकसान हुआ है, इसलिए जान माल का भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ होगा यूक्रेन में, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन अब उस घड़ी में आ गई है जंग जब जो पैदल सेना है या आर्मी जो है वो शहरों की तरफ बढ़ेगी, तो अब ज्यादा नुकसान होगा और उसके बाद ज्यादा दबाव पड़ेगा यूक्रेन पर। तो रूस उस पर दबाव बना रहे और वो ज्यादा सरेंडर करे और युद्ध में एक समझौते की बात हो, ताकि रूस का मकसद भी, क्योंकि आज भी रूस की तरफ से ये बात आई है कि अगर वो जो तीन शर्तें हैं उसकी, एक तो क्रीमिया पर उसका संप्रभुत्व माना जाए, दूसरा यूक्रेन की सेना का डिमिलिटराइजेशन हो, और तीसरा उसकी निष्पक्ष जो एक छवि भूमिका है वो है यूरोप और रूस के बीच। तो ये तीनों शर्तों पर वो अभी भी टिका हुआ है और ये दबाव लगातार बनाए जा रहे हैं। लेकिन आने वाले 2-3 दिनों में लड़ाई ज्यादा भयानक होगी। हालांकि रूस में भी अंदर जो स्थिति है वो बिगड़ती जा रही है, क्योंकि सैंक्शंस के असर अब रूस पे दिखने लगे हैं। जिस तरह से कालाबाजारी की खबरें वहां से है, जमाखोरी की वहां से खबरें हैं, और अगर ये हुआ रूस में बढ़ा तो पुतिन की छवि पर बुरा असर पड़ेगा। इसलिए पुतिन भी चाहते हैं, जिस तरह से उनके इशारे साफ हैं, कि वो बातचीत की टेबल पर आना चाहते हैं और इस जंग को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन रूस ऐसे खत्म नहीं करेगा। और जहां तक बैटलफील्ड की सवाल है, रूस की सेना अभी बहुत मजबूत स्थिति में है, क्योंकि जब वो फोर्स एडवांस करेगी तो यूक्रेन मुश्किल है उसके पास सामने टिक पाएगा। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने शैलेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। अब लेकिन देखना होगा कि आखिर इस जंग का खात्मा कब होता है। जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। और इधर देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है, इसमें भारतीयों की वतन वापसी का सिलसिला भी जारी है। अब तक 76 उड़ानों से करीब 16,000 छात्रों की वतन वापसी हो चुकी है। ऑपरेशन गंगा के तहत छात्रों की ये वतन वापसी हुई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी। ये देखिए, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट किया है और उन्होंने बाकायदा आंकड़े जारी किए हैं कि किस देश से, कहां की बॉर्डर से कितनी फ्लाइट के जरिए कितने भारतीयों को अब तक सुरक्षित वतन लाया जा चुका है।
रतलाम की छात्रा खुशबू कुरैशी की यूक्रेन से सकुशल घर वापसी हो चुकी है। घर पहुंचते ही खुशबू ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को वतन वापसी कराने के लिए धन्यवाद दिया। छात्रा ने रूस यूक्रेन के जंग के हालातों पर अपनी मनोदशा को बयां करते हुए कहा कि वो 10 दिन तक ठीक से सो नहीं पाई। धमाकों की जानलेवा आवाजों के साथ बदहवास भागते दौड़ते लोगों को देखना अभी भी जहन में आते ही सिहर उठती है। वो तो हमारे हाथ में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा था, जिसकी बदौलत हम महफूज भारत लौट आए। डर तो काफ़ी ज़्यादा था। हम लोग रोते भी थे कि अब हम लोग का क्या होगा, कि सब छोटे बच्चे हैं वहाँ पे। इवन हम तो 5th ईयर में हैं, वहाँ पे 1st ईयर वाले भी हैं जो दिसंबर में एडमिशन लिए हैं। तो हम लोगों को, सभी लोगों को काफ़ी डर था। बंकर्स में थे हम, बहुत सारी रातें हमने बंकर्स में बिताई हैं। डे में भी अगर सायरन वगैरह बजते थे तो हमें भागना पड़ता था वहाँ से। खाना नहीं खाया हम लोगों ने, काफ़ी दिन तक नहीं खाया। जो भी स्नैक्स होते थे, बिस्किट्स, ये वो जूस वगैरह, इस पर हम लोगों ने सर्वाइव किया है। और कंट्री आउट ऑफ कैश हो चुकी थी, तो जो भी हम फर्स्ट डे कैश निकाला था उसे लिमिट में स्पेंड कर रहे थे। कार्ड्स में पैसे सबके पास थे पर विड्रॉल नहीं कर सकते थे, तो उन्हें वहाँ पकड़ा गया। बाकी जो अरब लोग थे, अरब्स, इजिप्शियंस एंड ऑल, ये लोग भी इंडियन फ्लैग्स लेकर बोले कि हम इंडियन हैं, हमें जाने दो। तो बहुत से बच्चे तो ऐसे बॉर्डर क्रॉस किए हैं कि वो इंडियंस हैं। वहाँ पे जो ब्लास्ट हुए थे उसमें वो लोग बंकर्स में फंस गए हैं। ऑक्सीजन वहाँ कम हो रहा है। मैं भी वहाँ पे अभी तक डेथ हो चुकी है, क्योंकि 2 दिन पहले मुझे पता चला था कि वहाँ फंसे हैं वो लोग। तो अगर आप लोग हेल्प करें, जल्दी से जल्दी उन्हें भी इवैक्यूएट कराएं जैसे हमें कराया। हमें इंडियन गवर्नमेंट पे पूरा भरोसा है कि सभी लोग इंडियन से जो जल्दी से जल्दी इंडिया आ जाएंगे। सोमवार से शुरू होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र को लेकर विधानसभा में सर्वदलीय बैठक हुई। यह बैठक विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की अध्यक्षता में हुई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, संसदीय कार्य मंत्री और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, कांग्रेस के मुख्य सचेतक और पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह सहित तमाम विधायक मौजूद रहे। बैठक के दौरान शांतिपूर्ण तरीके से बजट सत्र संचालन को लेकर चर्चा हुई। बहुत सारी है, गौ हत्या की बात है, गौशाला, पेंशन, किसान, फसल बीमा, ये सब चर्चाओं का विषय है। और इससे सरकार को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 4-5 माननीय लोकसभा अध्यक्षों ने 20 वर्षों में 4 सम्मेलन कराए और प्रत्येक सम्मेलन में ये कहा गया कि विधानसभा की बैठक कम से कम 75 दिन चलना चाहिए, 70-75 दिन वर्ष में, और लोकसभा की 100 से 120। परंतु लगातार यहाँ घट रही हैं, जनता की बातें उठाई नहीं जाती। मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष बनने को लेकर एक बार फिर घमासान शुरू हो गया है। सर्वदलीय बैठक में शामिल होने पहुंचे पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने नेता प्रतिपक्ष बनने की इच्छा जताई। दरअसल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व सीएम कमलनाथ को विधानसभा सत्र में मौजूद रहने की अपील करते हुए कहा कि कमलनाथ सत्र में ना खुद रहते हैं और ना ही किसी सीनियर नेता को नेता प्रतिपक्ष का पद देते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दे देना चाहिए। इस दौरान जब गोविंद सिंह से सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि कमलनाथ के पास जिम्मेदारियां बहुत है, इसलिए वो व्यस्त रहते हैं। और नेता प्रतिपक्ष बनने के सवाल पर इच्छा जताते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए भला कौन तैयार नहीं होगा। कमलनाथ जी पे भी प्रदेश के साथ साथ अन्य प्रदेशों की जिम्मेदारी पार्टी देती है, उस समय उनको जाना अनिवार्य होता है, इसलिए वो जाते हैं। नरोत्तम मिश्रा जी कहते हैं जिम्मेदारी बांट क्यों नहीं लेते? अब जब उनका काम है जी आपको नेता प्रतिपक्ष यदि बनाया जाता तो आप तैयार हैं? क्यों, ये बताइए, अगर कौन मना करेगा यार, ये भी कुछ पूछने की बात है। देखो, हमने पिछली बार पूरे समय चलाया था, 5 दिन का था, 5वां दिन चलाया। अब ये लोग नहीं रहेंगे तो इसमें मैं क्या करूंगा? क्योंकि आग्रह किया है कि नेता प्रतिपक्ष जी को पूरे समय रहना चाहिए, पर वो आपने देखा होगा पिछली बार भी नहीं रहे थे, उसके पहले नहीं रहे, उसके पहले नहीं रहे। जो रहते हैं उनको जिम्मेदारी दें। वो गोविंद सिंह जी पूरे समय रहते हैं। मैं हमेशा सार्वजनिक मांग करता हूँ, सत्र तो ठीक चले, तो न तो खुद रहती है ना जिम्मेदारी देते हैं। बड़ी विचित्र स्थिति है। देखिए, कांग्रेस के सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं ऐसा नहीं कि उनके मुंह पे कह रहा हूँ, ये बात आप लोगों के सामने कई बार कह चुका हूँ। बजट जैसा सत्र है, मैं आज पत्र भी लिखूंगा उनको, क्या जिक्र कि रहे वो सत्र में। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नरोत्तम मिश्रा के बयान पर कहा कि मुझे पूरे टाइम सत्र में रहने की जरूरत नहीं है, मेरे बहुत अच्छे कैपेबल साथी हैं जो सब कुछ संभाल लेते हैं। मुझे विधानसभा में पूरे समय रहने की आवश्यकता नहीं, मेरे बहुत कैपेबल, हाँ, बहुत अच्छे साथी हैं जो सब कुछ संभाल लेते हैं। मध्य प्रदेश में सोमवार से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है, जिसको लेकर सत्र से पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई।
बैठक में सत्र के दौरान सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति बनाई गई। कांग्रेस का कहना है कि अगर बजट जनता हितैषी नहीं हुआ तो वो सरकार को घेरेगी। वहीं बैठक में गौमाता की सुरक्षा और संवर्धन की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित हुआ। बजट सत्र में कांग्रेस इस मुद्दे को पुरजोर ढंग से उठाएगी। क्या लग रहा है बैठक में क्या कुछ दिशा निर्देश मिलने वाले हैं? स्पष्ट है कि जिस प्रकार से बीजेपी की सरकार इस प्रदेश के मूल मुद्दों से ध्यान भटका रही, किसान प्रताड़ित है, परेशान है, नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, हर वर्ग की जो स्थिति है वो प्रताड़ित में हो चुकी है और कहीं ना कहीं सरकार झूठ के जुमले पे सरकार पे दबाव बनाएंगे कि पुरानी पेंशन योजना लागू है, सरकार पे दबाव बनाएंगे कि किसान को बीमे की जो राशि नहीं मिली उसको मिले, किसान दबाव बनाएंगे कि जो बेरोजगार नौजवान है, जो अतिथि शिक्षा के, जो संविदा शिक्षा के, जो अलग अलग अतिथि विद्वान है, हर वर्ग के लोगों के अधिकारों की बात सदन के अंदर रखेंगे। कौन कौन से मुद्दे खास होने वाले हैं, क्या रणनीति बेरोजगारी और किसान और नौजवान, बिल्कुल ये प्याज के भावांतर के लोग खड़े, इनके लिए प्याज का भावांतर नहीं मिल रहा है, पुराना लहसुन का नहीं मिल रहा है, अलग अलग चीजों के साथ जो धोखा करा उसके खिलाफ खड़ा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, बजट किस तरीके का रहने वाला है? देखिए झूठ का बजट हर बार रहता है, जो उम्मीद है पिछली बार का बजट कितने का दिया था, उसमें क्या काम हुए क्या नहीं हुए ये तय कर ले जनता, कि सिर्फ झूठ के बजट के ऊपर ये कहीं ना कहीं एक बड़ा लूट का धंधा बना रखा। बजट के अंदर जो बातें करी जाती है वो दिखाने की बातें कुछ और होती है, करने की कुछ और होती है। जो है विधानसभा सत्र कल से जो शुरू हो रहा है उसमें जनता से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर जो है कांग्रेस पार्टी हमलावर दिखेगी। कैमरा पर्सन भरत बुंदेला के साथ आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। खबर राजधानी भोपाल से, जहां पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने पर्यावरणविदों के साथ नर्मदा संरक्षण को लेकर मंथन किया। इस दौरान नर्मदा परिक्रमा में सहयोगी रही धर्मपत्नी अमृता राय, रामेश्वर नीखरा, नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख मेधा पाटकर सहित कई पर्यावरणविद और सोशल एक्टिविस्ट मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि जिस बेदर्दी से नर्मदा में उत्खनन हो रहा है और जिस तरह बड़े बड़े बांध बनाने से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, ऐसे में अब समय आ गया है हमें नर्मदा के संरक्षण को लेकर काम करना चाहिए, क्योंकि नर्मदा हमारी जीवन रेखा है। जिस प्रकार से बेदर्दी के साथ अवैध रेत खनन हो रहा है और जिस प्रकार से बांध बनने से वहाँ का जो पर्यावरण में कमी आई है और यहाँ तक कि नर्मदा जी का जो बहाव है वो कम होने से समुद्र का पानी नदी में आ गया है। 80 किलोमीटर तक उसमें खारा पानी आ गया है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को पीने के पानी का संकट चला हुआ है। जिस महुआ का उपयोग आमतौर पर आदिवासी क्षेत्रों में शराब बनाने के लिए होता है, वो अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छी कीमत पर बिकेगा और अब इस महुए की महक 7 समंदर पार तक महकेगी। देखिए रिपोर्ट। महुआ छत्तीसगढ़ में पैदा होने वाली लघु वनोपजों में से एक है, जिसे हरा सोना भी कहा जाता है। अब इसकी महक भारत से सीधे लंदन पहुंचने वाली है। लंदन की एक कंपनी ने 750 क्विंटल फूड ग्रेड महुआ खरीदी का ऑर्डर दिया है। इसके अलावा गोवा से भी ऑर्डर मिला है। लघु वनोपज संघ को अब तक कुल 1150 क्विंटल का ऑर्डर मिल चुका है। तो वहीं संघ ने भी इस साल 2000 क्विंटल फूड ग्रेड महुआ के संग्रहण का लक्ष्य रखा हुआ है। 750 क्विंटल यूनाइटेड किंगडम लंदन जा रहा है, उसका 116 रुपये बिका है। परंतु क्या है कि उसका खर्चा 115 तक आता है। जो नॉर्मल क्या है कि अपना रेट है समर्थन मूल्य 33 रुपये है और किसान को लगभग 50 रुपये से 55 तक मिल जाता है। जो इसमें बाकी सब की सुखाने के विधि, कलेक्शन करने की विधि, उसमें क्या है कि बहुत खर्च होता है, क्योंकि पूरा नया तरीका, क्योंकि महुआ का पूरा बिना किसी गंदगी का साफ़ सुथरा इकट्ठा करके सुखा के देने का, ताकि एक खाने योग्य बने। वही है जो इसमें नया है, जिसके कारण क्या है कि ये खाने की सामान में उपयोग हो। अधिकारियों ने 2000 क्विंटल के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 10 वन मंडलों का चयन किया है, जिसमें धर्मजयगढ़, कटघोरा, कोरबा, केशकाल, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, कोरिया, मनेन्द्रगढ़ के अलावा गरियाबंद वन मंडल शामिल है। सभी वन मंडलों को 200 क्विंटल महुआ खरीदी का लक्ष्य दिया गया है। गरियाबंद वन विभाग ने लक्ष्य को हासिल करने देवभोग के फरसरा गांव को चुना है, जिसके लिए 500 महुआ पेड़ों को चिन्हित किया गया है। ऐसा करने से गांव के तकरीबन 100 किसान लाभान्वित होंगे। तो वहीं अधिकारियों ने आने वाले सालों में गांवों की संख्या बढ़ाने का दावा किया है। ये राज्य स्तरीय प्रशिक्षण, जिसमें कि 10 जिला यूनियन के लगभग 150 अधिकारी और समूह वाले,
कृषक, ये सारे लोगों को यहाँ आमंत्रित किया गया था। ये फूड ग्रेड महुआ का वैज्ञानिक तरीके से कैसा संग्रहण करना, सुखाने की पद्धति, सारा कुछ ये किया जाना है। उस संबंध में कार्यशाला देवभोग के फरसरा क्षेत्र में रखा गया था। फिलहाल चिन्हित वन मंडलों से महुआ को नई तकनीक से संग्रहित किया जाएगा। इस दौरान शुद्धता और सफाई पर विशेष जोर दिया जाएगा। तो वहीं किसानों को नई तकनीक समझाने के लिए विभाग द्वारा फरसरा में 3 दिवसीय प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किया जा रहा है। शिविर लगाने से हितग्राहियों को उम्मीद है कि अब उन्हें अपनी फसल की पहले से ज्यादा कीमत मिलेगी। कि महुआ का फूल जो है तो हमारे अच्छी रेट पर बिकेगा। तुरंत का खरीदी है, जैसे 10 रुपये किलो सर लोग बताए, प्रशिक्षण में दिया गया। और जाली लगाकर और इसको मतलब हाथ से नहीं उठाना है, टोकनी से उठाना है। टोकनी से लेके ग्राम समिति से लेके और बाजार हाट बाजार वाले जिला से लेके बेचेंगे और अच्छी रेट में हमारा मिलेगा। आपको पहले हमको 10 रुपए देंगे। बैला मन खा देती रही से, अब हम लोग उतना खेदेल नहीं पड़े, मतलब धूप में एक तो बैठे रहना है, छाँव में अही तो बस उड़ा देना है। नेट लगा के बैठना, नेट लगा के बैठना है। सुखाए उखाए की भी झंझट नहीं है, गीला वाला खेल रहे हैं। हाँ। भूपेश सरकार प्रदेश के किसानों की खुशहाली और उनकी आय दोगुनी करने के लिए प्रयासरत है। ऐसे में प्रदेश के महुए का एक्सपोर्ट होना और किसानों को पहले से ज्यादा कीमत मिलना इस दिशा में सरकार का एक बड़ा कदम माना जा रहा है। गरियाबंद से हिमांशु संगानी, बंसल न्यूज। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज अल्प प्रवास पर दतिया पहुंचे और शक्तिपीठ पहुंचकर मां पीताम्बरा के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वो अपनी इच्छा से मां पीताम्बरा के दर्शन करने आए हैं, लेकिन सियासी गलियारों में अब हलचल कुछ और ही है। कयास लगाए जा रहे हैं। यूपी चुनाव परिणाम आने में महज 3 दिन का फासला रह गया है। ऐसे में दोबारा अपनी सरकार बनवाने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मां पीताम्बरा माई का आशीर्वाद लिया है। तो वहीं यूपी में सीएम का चेहरा बदलने के सवाल को टालते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जो भी बनेगा वो भाजपा का ही होगा। आज मुझे सौभाग्य मिला, पिछले काफ़ी दिनों से दर्शन हेतु आना चाह रहा था। तमाम सांगठनिक और चुनावी व्यस्तता में नहीं आ पाया, लेकिन आज मां ने कृपा करके बुलाया, दिव्य दर्शन हुआ और हम लोग पूर्ण आश्वस्त हैं मां की कृपा से, जनता के आशीर्वाद से, डबल इंजन की सरकार के माध्यम से। तो पूरे प्रदेश में विकास के अनेक काम किए हैं। उस काम के बल पर 2022 में भी हम 2017 की तरह ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। अब ये तो 10 तारीख को सामने आ जाएगा, लेकिन प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनेगी। भोपाल की पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया ने महिला विभूतियों को सम्मानित किया। ऐसी महिलाएं जो पत्रकारिता, विज्ञान, जनसंपर्क और संचार के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं, उन्हें इस मौके पर सम्मानित किया गया। उन्हें अचला और उदिता सम्मान से नवाजा गया। बंसल न्यूज की एंकर प्रीता उपाध्याय को भी इस मौके पर उदिता सम्मान से सम्मानित किया गया। इस खास मौके पर देश के जाने माने सूफी गायक कैलाश खैर मौजूद रहे। इसके साथ ही फिल्म और टेलीविजन जगत की कई हस्तियों ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान डायरेक्टर आकृति सिंह की गोवा फिल्म फेस्टिवल में दिखाई फिल्म 8 डाउन तूफान मेल भी दिखाई गई और फिल्म के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। हमारे मध्य प्रदेश शासन के मंत्री कमल पटेल जी, आदरणीय विश्वेश्वरन जी, वरिष्ठ पत्रकार गिरिजा शंकर जी और दिल्ली से कई जो फिल्मों से लेखन और पत्रकारिता से जुड़े हुए जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो यहाँ आज आई हैं। और निश्चित रूप से जब एक रिकॉग्निशन मिलता है तो और ज़्यादा काम करने की प्रेरणा मिलती है। और हमारा यही उद्देश्य है। उदिता और अचला 2 तरह के सम्मान हम देते हैं। उदिता सम्मान उन लोगों को देते हैं जो नवोदित लड़कियां हैं अभी, लेकिन अच्छा काम कर रही हैं, उत्साह से काम कर रही हैं और पिछले 2-5 सालों में उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है और एक कंट्रीब्यूट किया है। और अचला सम्मान उनके लिए जो लंबे समय से जो काम कर रही हैं, लेकिन कहीं उनके काम को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं मिल पाया है। तो हमारा उद्देश्य था कि दोनों को ही प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है कि दोनों आगे बढ़ के समाज में अच्छा योगदान दें, एक संवेदनशील समाज बनाएं, एक खुशहाल समाज बनाएं। महिला दिवस के
मौके पर युवा पत्रकारों को सम्मानित किया गया है। इसी कड़ी में मुझे उदिता सम्मान से सम्मानित किया है। तो मैं सभी लोगों का, जो यहाँ पे अतिथिगण मौजूद थे, कैलाश खेर जी थे, पुष्पेंद्र पाल सर जी मौजूद थे, तो मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इस योग्य समझा कि मुझे ये बुंदेलखंड जो मैं होस्ट करती हूँ, हमारा बुंदेलखंड के लिए मेरा इसमें चयन हुआ है। तो मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ। ये जो सम्मान है ये नारी शक्ति का सम्मान है, और यहाँ पर आकर जितने भी जो अनुभवी लोग हैं, ख़ासतौर से महिलाओं को सुनना, और अब जो बेड़ियाँ हैं वो जो टूट रही हैं, और ख़ासतौर से मैं ये नहीं बोलूँगी कि कोई कमतर है या कोई बेहतर है, बल्कि साथ चलने की बात है। और स्त्री पुरुष एक गाड़ी के दो पहिए की तरह ही हैं, और सच में पहिया बराबर का होना चाहिए, ना कि एक बड़ा एक छोटा, तो ज़्यादा बेहतर होता है। और जिस तरीके से एक पंछी के दो पंख होते हैं और बिना दोनों पंख के वो नहीं उड़ सकता, उसी तरीके से अगर ऊंची उड़ान भरनी है, एक बेहतर समाज बनाना है, तो स्त्री पुरुष दोनों को साथ चलना होगा, कंधे से कंधा मिलाकर, ऐसा मानना है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।